तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपसे जुड़े जो विषय हैं उनको हम शामिल करते हैं, जिस पर पूरी जानकारी आपको दी जाती है और इसके लिए अलग अलग जो विषय हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो विषय हैं आइए उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे अधिक उत्पादन के लिए केले की वैज्ञानिक विधि से खेती की, और साथ ही बात होगी कपास में अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ खास उपाय। महत्वपूर्ण विषय हैं दोनों हमारे आज के, और इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनका भी परिचय हम आपसे करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी। आप सहायक महानिदेशक हैं बागवानी विज्ञान के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पांडे आपका। जी नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर GS बराड़ जी। आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र भटिंडा पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बराड़ आपका भी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। तो जैसा हमने आपको बताया आज के जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर पहली बात हम केले की करते हैं, यूँ तो ना सिर्फ गुणवत्ता बल्कि कई औषधीय गुण जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और अब एक बड़े पैमाने पर देखिए जो उसकी खेती है वो हमारे देश में होने लगी है, क्योंकि इसके ज़रिए किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन कैसे और अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर पांडे आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि केले की खेती की अगर बात की जाए, एक समय था जब मान लिया जाता था दक्षिण भारत के कुछ राज्य जहाँ पर ज़्यादा तौर पर इसकी खेती की जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। क्या स्थिति हमारे देश में केले की खेती की? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और आप देखेंगे कि जो भारत सरकार ने एक उपक्रम चला रखा है किसानों की आय बढ़ाने का, जी, उसमें केले का अद्वितीय योगदान हो सकता है। हमारे देश में लगभग 8 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में केले की खेती की जाती है, जी। और जैसा आपने कहा कि दक्षिण भारत में जो गर्म जलवायु है वहाँ पे ज़्यादा इसका खेती होती है, लेकिन हम पूरे देश में यहाँ तक जहाँ तक कहीं कहीं पाला पड़ता है वहाँ पर भी अब केले की खेती सफल खेती की जा सकती है, जी। और की जा रही है कुछ विशेष प्रबंधन के साथ में। इसमें अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 37 से 38 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होती है, जबकि फलों में एक सबसे एक कीर्तिमान है। और आप देखेंगे बाजार में जो केले का विक्रय मूल्य है लगभग अगर दर्जन के हिसाब से लिया जाए तो 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बिकता है। जी बिल्कुल। किसानों को इतना तो मूल्य नहीं मिलता है, लेकिन तो तब भी कई अन्य फलों की तुलना में इसका मूल्य अच्छा मिल जाता है। तो किसानों की आय कम से कम दिन में, क्योंकि केला लगभग 1 साल से लेकर के 14-15 महीने, 1 साल 3 महीने किस्मों के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार और खेत की जो प्रणाली के अनुसार कैसे प्रबंधन करते हैं उसके अनुसार 1 साल से लेकर के 15-16 महीने की ये फसल हो जाती है, और दूसरी फसल भी 1 साल के अंदर आ जाती है। मतलब 3 साल में अगर माने तो 3 फसल अच्छी केले की एक ही रोपण से ली जा सकती है। जी बिल्कुल। तो उत्पादकता और लाभ के दृष्टिकोण से केला बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जी। और विशेष तौर से जो जलवायु परिवर्तन की दशाओं में, क्योंकि केला गर्म जलवायु की फसल है, और अगर आने वाले समय में जो जलवायु बढ़ेगी तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि केले के अंतर्गत क्षेत्रफल भारत में बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और जो किसान इसको सफलतापूर्वक करेंगे उनको
अधिक से अधिक लाभ भी मिल पाएगा। जी, यानी सीधे तौर पर हम इसको ये भी कह सकते हैं जो किसान है उनका लाभ आने वाले समय में बढ़ सकेगा। अगर आप केले की खेती से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, ना सिर्फ सीधे तौर पर अगर बात की जाए केले फल की, बल्कि अब इसका जो प्रसंस्करण है वो भी शुरू हो चुका है। विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे कैसे और ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं, केले की खेती करके अधिक उत्पादन कैसे लेना होगा। इसके लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। केला अधिक मुनाफा देने वाली फसल है, लेकिन अच्छी फसल के लिए वैज्ञानिक विधि से खेती करना जरूरी है। इस समय किसान केले के नए बाग भी लगा सकते हैं। केले की खेती के लिए तलवार की शक्ल के अंतभुस्तारी अच्छे समझे जाते हैं। अंतभुस्तारियों को रोग मुक्त मातृ पौधों से ही चयनित करें। भुस्तारी 3 से 5 महीने पुराने, आकार में एक समान और छोटी अवधि वाली किस्मों जैसे नंद्रन, रस्थाली, पूवन, ने पूवन, वजन में 1 से 1.5 किलोग्राम के और लंबी अवधि वाली किस्मों कर्पूरवल्ली व लाल केले के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम के होने चाहिए। अगर रोपण के लिए सूक्ष्म प्रवर्धित पौधों को लेना है तो 30 सेंटीमीटर लंबे द्वितीयक दृढ़ीकृत 5 सेंटीमीटर मोटाई के लिए कम से कम 5 पूरी तरह से खुले हुए स्वस्थ पत्तों वाले पौधों का ही चुनाव करें। चयनित भुस्तारियों के किसी भिसड़े हुए भाग को हटाने के लिए सतही परतों के साथ साथ सभी जड़ों को भी खुरच कर दिया जाना चाहिए। केले की फसल में फ्यूजेरियम मलानी रोग लगने की आशंका रहती है। ऐसे में इस रोग से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से समय रहते उपाय कर ले। दवा से उपचारित पौधों को रात भर छाया में रखें और अगले दिन रोपण करें। काफ़ी देखिए असर माना जाता है अगर आप वैज्ञानिक विधि से केले की खेती करते हैं। ना सिर्फ उत्पादन बढ़ता है बल्कि सीधे तौर पर जो उत्पादन अगर आप बढ़ा सकते हैं तो आपका जो लाभ है वो भी बढ़ सकेगा, यानी मुनाफा आपको ज़्यादा मिल सकेगा। बात अगर कपास की जाए, जी हाँ, जो कि सफ़ेद सोना कही जाती है, वहाँ पर किस तरह की कृषि कार्य करके आप अच्छे जो उत्पादन है वो ले सकते हैं, कैसे मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर बरार का भी। डॉक्टर बरार, जानना चाहेंगे आपसे, अगर अभी की बात की जाए, कपास एक ऐसी फसल है जहाँ लगातार संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जो किसान है थोड़ा सा डर के भी रहते हैं कहीं फसल में नुकसान ना हो जाए। अलग अलग जो कीट हैं वो उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फिलहाल की जो स्थिति है उसमें कौन कौन से कृषि कार्य महत्वपूर्ण होते हैं? आज की अगर स्थिति की अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर एक नजरिया भी हमारे कुल भारत के अंदर मतलब तकरीबन जो हमारा है 129.57 लाख हेक्टेयर एरिया है जिसके अंदर कपास का उत्पादन होता है। उसके साथ ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या है भी 3 लाख हेक्टेयर के तकरीबन उसका उत्पादन करते हैं। और कुल हमारा जो 371 लाख फील्ड्स पूरे इंडिया के अंदर या भारत के अंदर हमारी उसका उत्पादन है। उसके साथ पंजाब की अगर बात करें तो ये 12 लाख बेल तक लगभग हमारा जो उसका उत्पादन होता है जी। अब बात आती है ये एक सफेद सोना जो आपने बिल्कुल ये सफेद सोना है, एक ऐसी कपास की ये ऐसी फसल है जिसके अंदर की काफी लोगों को रोजगार। उसके बाद क्या है कि दूसरा काम जो आज हम पंजाब, हरियाणा या राजस्थान का कुछ एरिया जिसमें राइस और ये इसका वीट का हम उत्पादन ले रहे हैं। डॉक्टर बरार, अलग अलग क्षेत्रों में जो खेती है बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा आपने कहा रोजगार की तमाम संभावनाएं नजर आती हैं। आइए इस पर विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। व्यावसायिक जगत में कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में कपास की बुआई मानसून के आने पर ही की जाती है। अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो तो मई में भी कपास की बुआई की जा सकती है। रेतीली लवणी भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की मृदाओं में कपास की बुआई की जा सकती है। किसान कपास की संकर किस्में जैसे HS6, HS45, LH144, HL 1556, लक्ष्मी और देसी किस्में जैसे H777, HD1, H974, HD107, DS5 और LD 327 लगा सकते हैं। बोने से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। कपास की फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए कपास की समुचित देखभाल, संतुलित उर्वरक व फसल सुरक्षा उपाय अपनाने जरूरी है। कपास में फूल आने के समय नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा दे। नाइट्रोजन देने से पहले खेत में काफी नमी होनी चाहिए।
परंतु पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। वर्षा के बाद अतिरिक्त जल का निकास तुरंत होना चाहिए। 1/3 टींडे खुलने पर आखिरी सिंचाई कर दे। इसके बाद कोई सिंचाई ना करे और खेत में वर्षा का पानी खड़ा ना होने दे। देसी कपास में अगस्त के पहले पखवाड़े में कपास से निकल रहे फूलों को काट दे, इससे पैदावार बढ़ जाती है। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन जो है वो अपनाना चाहिए हमें कपास की खेती के दौरान, और कितना फ़ायदा इसका देखिए हमें मिलता है, जो उत्पादन है इसमें वृद्धि हो सकती है। साथ ही आज हम बात कर रहे हैं केले की खेती को लेकर भी, लेकिन उसके लिए जो वैज्ञानिक विधि है उसको जानना बेहद ज़रूरी है। इस बारे में डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि लगातार जो केले की खेती है अब वो बड़े पैमाने पर हमारे देश में होने लगी है, लेकिन इस दौरान हमने देखा जो उसकी तरीका है उसमें भी कुछ बदलाव आया है, उस वजह से ही शायद परिणाम है, सकारात्मक परिणाम। जी, इसमें 2 मुख्य कारक रहे हैं कि केले की उत्पादकता इतनी अच्छी हो पाई है। पहला कारण तो यह है कि रोपण सामग्री का जो उपयोग किया जाता है, पहले पुत्तियों से इसका प्रसारण किया जाता था जी। अब ऊतक संवर्धित या टिश्यू कल्चर पौधों की जो तकनीकी आ गई है और पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा सहायक रही है अधिक से अधिक क्षेत्रफल में लगाने के लिए, इस तरह के केले के लगाने के लिए। दूसरा यह है कि जो टिश्यू कल्चर पौधे होते हैं उनकी उत्पादकता पहली फसल में पुत्तियों की अपेक्षा लगभग 20% तक अधिक हो सकती है, और इसके साथ साथ में ही सिंचाई जल के साथ में जो उर्वरक देने की पद्धति और जो टपक सिंचाई होती है या ड्रिप जो सिंचाई कहते हैं, बूंद बूंद पानी गिरता है पतली पतली पाइप के सहारे से जो उसको चलाया जाता है, इसके माध्यम से भी उत्पादकता में लगभग 20 से 25% तक वृद्धि हुई है जी। और खाद तथा पानी की जो मात्रा की आवश्यकता होती है इसमें भी लगभग ऐसे 20% के आसपास खाद और उर्वरकों की कमी होती है, तो उत्पादन लागत में कमी। और जो टिश्यू कल्चर के पौधे व्यवहार किए जाते हैं उनकी उत्पादकता लगभग सामान्य जो पौधे होते हैं या जो पुत्तियों से लगाए जाते हैं, पहली फसल उसकी लगभग 1 महीने के पहले तैयार हो जाती है जी। ये जो 2-3 समेकित प्रबंधन जो व्यवस्था है, इसके माध्यम से केले के जो क्षेत्रफल, लोकप्रियता और इसके उत्पादकता में काफ़ी सुधार हुआ है। और आने वाले समय में ऐसी जो आशा की जा सकती है, जैसे आपके प्रसार माध्यमों से, तकनीकी प्रसार माध्यमों से, तो इसके उत्पादन, क्षेत्रफल और उत्पादकता तथा लाभ जो लाभ मिलता किसानों को, उसमें भी अधिक जो सुधार की संभावना बनती है जी। यानी इजाफा जो है वो हर स्तर पर हो सकता है। उत्पादन की हम बात करें या किसानों के मुनाफे की अगर बात की जाए तो अभी पूरी संभावनाएं इसमें हमें नज़र आती हैं। साथ ही जो किसान कपास की खेती कर रहे हैं उनको और किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए। डॉक्टर बरार, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर हमारे देश में कपास की खेती की जाती है, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है इस दौरान किस तरह के जो कृषि कार्य हैं वो किसानों को करने चाहिए जो किसान कपास की खेती करते हैं? आज जो देख रहे हैं मतलब कपास की जितनी फसल है बड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर मतलब खड़ी है जी। तो उस कंडीशन के लिए उसको और मजबूती से हम अच्छा उत्पादन ले सकें तो उसके लिए सबसे पहले खाद प्रबंधन, पहला पानी जो फर्स्ट इरिगेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसका डीप रूट सिस्टम क्रॉप है, ये गहराई में या गहराई तक जाने वाली रूट है, इनके पनपने के लिए हमें पहला पानी है जो बड़ा ही सोच समझ के लगाना पड़ता है। लेकिन अब कुछ कई जगह पे तो इसका टाइम निकल गया है मतलब जी। इसके अंदर कहें हम 4 से 6 हफ्ते बाद पहली इरिगेशन लगाते हैं, उसके लिए मतलब डीप रूट पेनिट्रेशन हो जाए। अब की बार बरसात वगैरह काफी मतलब एरिया में इधर उधर होती रही है, उस हिसाब से मतलब थोड़ा पानी पहला जो इरिगेशन है वो लगाने में मतलब थोड़ा कई जगह पे मतलब आगे पीछे हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो खाद प्रबंधन है, तो खाद का मैं सबसे बड़ा नुकता ये है भी हमें सबसे पहले किसान को भी खाद पहली तो क्यों डालनी है, तो उसके लिए हमें सॉइल टेस्टिंग, हमेशा हम बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग की बड़ी जरूरत है, मतलब जिसके अंदर मिट्टी की जो भी परख हो उसके हिसाब से हम खाद डालें। फिर उसके बाद क्यों की बात आ गई, क्यों भी इसमें क्या नाइट्रोजन की कमी है, क्या फास्फोरस की है, क्या पोटाश की है, क्या ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की है, इस हिसाब से हमें करने की जरूरत है। तो उसके बाद में आती है क्यों के बाद में कौन सी खाद दी जाए, जिसमें खास तौर पे हम यूरिया का जो नाइट्रोजन के रूप में हम दे रहे हैं जी, नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में, उसमें हमें क्या है भी किस तरीके से हम खाद दें और कब दें। और कब का मतलब सबसे पहले जब थिनिंग करते हैं, थिनिंग के बाद में हम
इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज जो शुरू होती है उस पर खाद बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो टाइम से अब क्या कैसे दें, अब कैसे का भाव ये है, मतलब किस तरह से, जैसे फास्फोरस और पोटाश है, हमें अगर सॉइल में हमारा कम है तो सोइंग टाइम में दिया जाता है, लेकिन फिर भी अब जो फ्लावरिंग स्टेज चल रही है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जिसमें कि नाइट्रोजन और पोटाश की हमें स्प्रे कर सकते हैं कम से कम फ्लावरिंग स्टेज जो शुरू होती है, तो उसके लिए हमें मतलब ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो क्रांतिक अवस्था है इसमें हमें ख्याल रखना चाहिए कि सही समय पर देखिए, अगर आपने फसल में उर्वरक दिया है तो सीधा जो इजाफा है वो उत्पादन में हो सकता है, उसके साथ साथ प्रबंधन अपनाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ डॉक्टर विक्रमादित्य, अगर हम केले की बात करते हैं तो माना जाता है कि उन्नत किस्म का जो चयन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है अच्छे उत्पादन के लिए। और अब हम देखते हैं अलग उन्नत किस्में हमारे पास हैं जिनका जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जाता है और किसान को उनके ज़रिए फ़ायदा मिल रहा है। जी, किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जी। कुछ ऐसी किस्में हैं कि जो जैसे उत्तर भारत के जो ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा, पंजाब, ऐसे क्षेत्रों में उनका नहीं हो सकता सफल खेती। लेकिन जो वामन या जो छोटे जात की किस्में हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है जो ग्रांड 9 बोलते हैं या G9 बोलते हैं जी, या ड्वार्फ कैवेंडिश पहले बोलते थे, वामन केला ये है। और कुछ सब्जी वाले जो हमारे जो यहाँ क्षेत्रीय किस्में हैं उनकी खेती की जाती है। बिहार में चीनी चंपा एक केला होता है, पश्चिम बंगाल में वर्तमान बोलते हैं, रस्थाली बोलते हैं, फिर चंपा होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दिशाओं में किया जाता है, कर्पूरवल्ली किया जाता है, केरल, तमिलनाडु वगैरह में एक किस्म होती है जिसे नेंद्रन बोलते हैं, सब्जी और चिप्स बनता है। तो क्षेत्र की जलवायु के अनुसार, मिट्टी और जलवायु के अनुसार किस्मों का चुनाव उचित होता है जी। और इससे क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं झेलना पड़ता है और उत्पादकता आसानी से किया जा सकता है। मूल मंत्र हम मान सकते हैं कि जब भी आप किस्म का चयन करें तो अपने क्षेत्र के अनुसार जो किस्में हैं उनका चयन करें, क्योंकि काफ़ी असर हमारी फसल पर पड़ता है, किस तरह की जलवायु आपके क्षेत्र की है। और इसके लिए लगातार जो विशेषज्ञ हैं या हम बात करते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर भी ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और इससे संबंधित और जो जानकारी है वो विस्तार से हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से अगर आप केले की खेती करते हैं तो उसका अधिक उत्पादन ले सकते हैं वैज्ञानिक विधि से खेती करके। साथ ही अगर कपास की बात की जाए तो वहाँ भी कैसे आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं कुछ खास उपाय करके। और जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। धन स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। बाराबंकी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गांव मेरा बसोदी पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ केले की खेती के लिए जो हमारी मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? बलुई दोमट होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए? और दूसरी चीज, हम जो पोषक तत्व देते हैं उसके पौधे को बढ़वार के लिए उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, जस्ता, लोहा, कापर, बोरोन, मैग्नीज और क्रोम, ऐसी चीजें देने के बाद इसके अलावा और कुछ हमें देने की जरूरत, जिससे हमारा जो है पौधा हरा भरा रहे, अधिक पैदावार दे सके।
जी बिल्कुल, देखिए इतने सारे जो नाम है वो आपने गिना दिए, यानी पूरी जानकारी आप भी रखते हैं और उस जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तो क्या कहना चाहेंगे? जी मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये, और आपके प्रश्न के अनुसार मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको जानकारी भी केले की खेती के बारे में अच्छी खासी है। जो जितने भी तत्व आपने बताए हैं, केला एक ऐसी फसल है कि जो कि कम समय में ज़्यादा पैदावार देती है, इसलिए इसको पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। एक औसत 50 टन प्रति हेक्टेयर अगर केले की उत्पादकता होती है तो उसमें लगभग 500 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और 1000 से अधिक किलोग्राम पोटास मिट्टी से केले की फसल ले लेती है एक फसल में। इसी अनुसार इसको खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा सुझाव है, 2-3 बिंदु हैं, वो सभी दर्शकों के लिए है, आपके लिए भी, सभी दर्शकों के लिए। वो ये है कि एक खेत में केले की 2 या अधिक से अधिक 3 फसल ली जानी चाहिए। उसके बाद में फसल चक्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरे खेत में केले की फसल ली जानी चाहिए। नए खेत में केले की फसल लेने की पहले, रोपण करने से पहले एक हरी खाद लगाएं, चाहे वो सनई की हो चाहे ढेंचा की हो, जो कि लगभग 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। उसको मिट्टी में मिला दें अगर जुताई करके 50 दिन के बाद में, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अभी हमारे सहयोगी बराड़ साहब ने भी बोला हुआ है कि मिट्टी की जांच की आवश्यकता होती है। मिट्टी की जांच के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। जी, अब आती है कि मिट्टी की किस तरह की होनी चाहिए। वैसे तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, इसकी अच्छी अधिक उत्पादकता के लिए। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था है, वहां पर चिकनी दोमट मिट्टी को भी इसके लिए इस्तेमाल की, मतलब उसमें लगाया जा सकता है। जैसे कि मिश्रा साहब हमारे बाराबंकी के हैं, बाराबंकी से लेकर के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगातार जहाँ पर गंगा का जो मैदान है, जब दोआबा है, इसमें केले की खेती की जाती है। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से इनका भी सवाल हम ले लेते हैं। भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, भास्कर नारायण जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी हेलो हेलो जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें कृपया करके। जी 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 हाँ, नमस्कार विशेषज्ञों को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब बुंदेलखंड में केले की खेती की जा सकती है और कौन सी वैरायटी उपयुक्त रहेगी? जी डॉक्टर कुमार, बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए क्या संभावना है? जी हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी केले की खेती अच्छे से की जा सकती है। 2 दशाएं हैं, अच्छी पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि केले को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ये मान के चलिए कि साल भर केले की जो रोपण क्षेत्र में हमेशा इतना नमी होनी चाहिए कि पैर दबे, जब आप उसके खेत में घुसें तो पैर दबने लगे, इतना नमी होनी चाहिए। अथवा जब मिट्टी उठाकर लड्डू बनाने की कोशिश करें ऐसे हाथ से, तो लड्डू आसानी से बन जाए, इतना नमी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में फिर मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी उर्वरता शक्ति कम है तो उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमारे इसके पहले दर्शक ने पूछा था, तो केले के एक पौधे के लिए अच्छे उत्पादकता के लिए औसत जमीन में 200 से 300 ग्राम प्रति पौधा नाइट्रोजन, लगभग 100 ग्राम प्रति पौधा फास्फोरस और 300 से लेकर के 400 ग्राम प्रति पौधा पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों में सभी जो 7-8 हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उन सब की आवश्यकता होती है, लेकिन मिट्टी की जांच के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे 2 संस्थान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर और राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हैं। इन दोनों संस्थानों ने सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक मिश्रण तैयार किया है, जिसको बनाना विशिष्ट या बनाना विशेष, बनाना स्पेशल, और दूसरा एक बनाना स्पेशल जो दोनों हमारे बेंगलोर का संस्थान है, बनाना शक्ति। ये 2 तरह के मिश्रण बनाए गए हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में इसका 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 3 बार
फसल लगाने में 3 बार अगर छिड़काव किया जाए जी। तो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ सकती हैं। दोनों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और किसानों को फल चूंकि सतेज होते हैं, अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और अधिक समय तक रखे जा सकते हैं। जी, चलिए केले के बारे में और भी आपसे मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बैतूल मध्य प्रदेश से। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, हमने कपास लगाया है तो उसमें सर मोथा घास के लिए कोई कीटनाशक बताइए ना। कपास की फसल आपने लिए, कोई कीट उसमें आ रहा है? जी सर, नहीं कीट नहीं, खरपतवार ज्यादा निकली है, मोथा घास वगैरह। अच्छा, मोथा। जी बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर बरार, आपसे हम जानना चाहेंगे, खरपतवार की समस्या बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं सचिन जी। क्या कौन सा ऐसा खरपतवार नाशी अभी के समय सही रहेगा? जानने की कोशिश हम कर रहे हैं डॉक्टर बरार से, जिस तरह की सचिन जी ने पूछा है। और अमूमन हम देखते हैं हमारी जो खरपतवार की फसल होती है उसमें जो कपास की फसल है, ना सिर्फ खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल के साथ और लगातार जो पोषक तत्व हैं वो खरपतवार हासिल करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। डॉक्टर बरार, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप खरपतवार के बारे में और किस तरीके से इसका नियंत्रण किया जाए? इसकी जितनी भी निकाई गुड़ाई है तो उस निकाई गुड़ाई के साथ साथ अब अगर खरपतवार मतलब बीच में अगर नहीं हम करते, जैसे उदाहरण के तौर पे इटसेट, मोथरा और ये ऐसे खरपतवार हैं जो कि कपास के फसल में अक्सर हो जाते हैं जी, तो इनके लिए निकाई गुड़ाई के अलावा अगर हम इसका कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक स्टॉम्प है जो कि 1 लीटर के पर एकड़ के हिसाब से अगर हम उसकी स्प्रे करते हैं। लेकिन मैं ये इस बात में जरूर कहूंगा, कभी भी मतलब जब स्प्रे नदीन नाशक के लिए, जितने नदीनों के लिए हम करते हैं तो उसके लिए हुड जरूर लगा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है भी हमारे मतलब दुकानदार भाई या और कह देते हैं भी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कपास पे पड़ गया तो भी, लेकिन कुछ भी बात है, लेकिन वीडीसाइड है या नदीन है, उसको कोशिश की जाए कि बीच बीच में इस हिसाब से किया जाए। उसके बाद क्या है कि अगर फिर भी मतलब ये ऐसे घास है तो उनकी अल्टरनेट स्प्रे जैसे हिटवीड है, तो ऐसी जो स्प्रे हैं वो हम कर सकते हैं, जिसके अंदर की पानी का ध्यान भी रखना चाहिए हमें उचित मात्रा में। जैसे 500 ml हम हिटवीड है तो उसके लिए 150 लीटर पानी की जो बरतों करनी चाहिए। और हमेशा जो ढोली है या जिसकी स्प्रे करते हैं उसको इस हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं भी हम स्प्रे करते जाएं पीछे पीछे, हमारे पैरों से वो साथ लगती जाए। मतलब इसके लिए हम अगर उल्टा चल के स्प्रे करते हैं तो उसका बड़ा ही असर होता है, और उसके साथ हम हुड लगा के उसकी स्प्रे करें ताकि हमारे प्लांट पे उसका कोई नुकसान न हो। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरीके से आप जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, और जब भी आप छिड़काव करें तो ना सिर्फ मौसम का ख्याल भी रखें बल्कि जो उपाय यहाँ डॉक्टर बरार ने सुझाया है उसका भी आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। साथ ही डॉक्टर विक्रमादित्य, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारे किसान केले की खेती करते हैं उत्पादन भी उनको अच्छा मिल जाता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो केले पकाने की एक विधि है उस पर भी कहीं ना कहीं समस्या आती रहती है। जो किसान है उनको पूरी जानकारी नहीं होती। इस बारे में आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, दिनेश जी सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, हमारा सवाल है सर, हमने पौधे लगाए थे, केले के लगाए हैं जी, तो उसमें पर केले भी आते हैं पर केले पकते नहीं, उसमें कच्चे ही रहते हैं और पकते नहीं है। हमने देख लिया क्योंकि दो साल से आ रहा है पर पक नहीं रहे। हाँ, अभी 8-10 घोर लगाए हुए हैं हमने। जी बिल्कुल, और जड़ भी जाते हैं सर उसमें। जी बिल्कुल, बाकी जो किसान हैं वो भी इस समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं। क्या वजह और क्या इसका समाधान हो सकता है? जी, सबसे पहले माहेश्वरी जी, हमारा सुझाव है कि आप मिट्टी की परीक्षा करवा लीजिए पोषक तत्वों के लिए, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि केला रहता है लेकिन पकता नहीं अच्छे से, तो पोषक तत्व मिट्टी की जांच करवा लीजिए और उसके अनुसार अभी हमने बताया है जो खाद और उर्वरकों की मात्रा जी, लगभग प्रति पौधा 1 टोकरी से 1.5 टोकरी के आसपास गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छे से सड़ी हुई, और जो नत्रजन, फास्फोरस, पोटैश की मात्रा हमने बताया है वो देना है। इसके अतिरिक्त 2 या कभी कभी अगर बहुत कम है, मिट्टी की जांच के अनुसार पता चलेगा, तो 3 छिड़काव सूक्ष्म पोषक तत्वों का। तो मैं एकदम पूरी तरह आश्वस्त होकर मैं कह सकता हूं आपसे
कि आपके केले की फसल अच्छी होगी। जी। जहाँ तक कीड़े या रोग की बात आपने किया है, प्रश्न थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आई, कि अचानक जो पौधा सूख जाता है जी, उसके लिए भी अगर आप पास के कृषि विज्ञान केंद्र से या हेलो किसान को भी अगर आप उसकी एक फोटो भेज दें मेल के माध्यम से, तो ये लोग हमसे संपर्क करके फोटो अगर हमको दिखा दे तो हम उसको सही सही बता सकते हैं। कोशिश हमारी भी यही कि जो किसानों की समस्या है उनका समाधान हो सके। लेकिन इस समय एक ऐसी बीमारी है जिसे कि जो ऊतक संवर्धित पौधों में या जो पुत्तियों से भी होते हैं उसमें लग रही है, जिसे कि फ्यूजेरियम जो उकठा रोग बोलते हैं, मुरझान रोग बोलते हैं जी। तो उसके लिए एक जैविक जो रसायन तैयार किया गया है, जैविक इसका प्रबंधन तकनीकी है जिसे बोलते हैं फ्यूजिकांट। तो फ्यूजिकांट का लगभग हर 2 महीने पे, मोटा मोटे हिसाब से हर 2 महीने पे 3% घोल शुरुआती के दिनों में 200 ml से लेकर के 250-300 ml देते हैं, और जब पौधा बड़ा हो जाता है, लगभग 8, 9 या 10 महीने का हो जाता है, जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है जी, तो आधा लीटर प्रति पौधे के हिसाब से हर 2-2 महीने पर अगर 4-5 बार अगर इसमें मिट्टी में मिला करके अच्छे से दे दिया जाए तो जो उकठा रोग होता है, फ्यूजेरियम उकठा रोग होता है जी, उसकी रोकथाम की जा सकती है जी। और वैसे केले में कीड़े की ज़्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन कभी कभी जो घेर होती है, बंच होता है केले का, उसमें एक कीड़ा लगता है जिससे कि बाद में केले की छिलके के ऊपर भूरे भूरे रंग का दाग या खरोंच जैसा लगा दिखाई देता है। उसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पॉलीप्रोपिलीन की एक आप देखें वीडियो जब दिखाया गया है तो उसमें पतला पॉलीप्रोपिलीन का एक थैली नुमा होती है, जो जैसे पैजामा होता है वैसे उसको में पहना दिया जाता है, जो ऊपर भी खुला होता है, नीचे भी खुला होता है, बेलनाकार। अगर उसको जैसे घेर निकलती है उसी समय उसको पहना दिया जाए तो उस कीड़े से फसल की रक्षा हो सकती है जी। और एक कीड़ा इसमें लगता है कि जो तने में बेधक होता है। इस बारे में डॉक्टर साहब आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा तना बेधक के बारे में। डॉक्टर बरार, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर खासतौर से कपास की खेती की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी कई ऐसे कीट हैं जो कि किसानों को परेशान करते हैं, उत्पादन प्रभावित करते हैं। कौन से प्रमुख कीट और उनका निदान हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आपने 2015-16 के अंदर मतलब थोड़ी ऐसी दिक्कत आई थी जो कि हमें एक व्हाइट फ्लाई जिसको सफेद मक्खी की वजह से काफी समस्या हुई थी, तो उसकी हाहाकार मेरा ख्याल भी पूरे ही हिंदुस्तान के अंदर भी सुनाई दिखाई दी थी। तो इस तरीके से ऐसे जो कीट हैं, लेकिन इन कीटों के आने से पहले किसान भाई हमारे काफी सचेत हो चुके हैं भी हमें उसका खाद और पानी प्रबंधन ऐसा होना चाहिए ताकि उन इंसेक्ट जो कीट हैं वो हमारे कम आ सके। तो उसके लिए मतलब जितना भी अगर हम जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो उसमें ऐसे कीटों की आने की संभावना बढ़ जाती है। और एक क्या है कि जिस मौसम के अंदर हम काम कर रहे हैं तो उस मौसम के अंदर खाद भी हम इस तरीके से डालें कि हम देने का जो वक्त है तो उसको बिल्कुल सही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे कई बार हमारे किसान अच्छी फसल देख के उसको क्या और खाद डाल देते हैं, ये और ज्यादा बड़ी हो जाए, तो हमारी वो खाद ज्यादा देने से क्या है कि उसके अंदर और समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कीटों का खास तौर पे आना, यानी लागत भी बढ़ेगी और समस्या भी बढ़ सकती है। समस्याएं बढ़ सकती है। और जैसे ये सफेद मक्खी आ गई, सफेद मक्खी के बाद में हमारे जैसेड है, और इसी तरह से थ्रिप जिसको चू बोल देते हैं वो है, और ये मिली बग वगैरह भी अगर हम प्रॉपर उसका सही डिस्टेंस वगैरह हमारी क्रॉप का प्रॉपर नहीं तो ऐसी समस्याएं जो आ जाती हैं जी। तो इनके लिए तो बहुत ही मतलब जो इंसेक्टिसाइड है उनकी डोज भी हमें उस हिसाब से उसका बरतों यूज करना चाहिए जिससे कि हम ज्यादा मतलब उसकी नई बरतों यूज कर सकें। उदाहरण के तौर पे जैसे ये सेफिना है, मैं एक नाम लूंगा क्यों काफी बड़ी लिस्ट है, मतलब उसमें अपने सभी के नाम नहीं ले सकते। तो इस तरह से वो डोज है, जैसे 400 ml की डोज है जो डालें पर एकड़, तो उस हिसाब से हमें हो जाता है। एक स्प्रे के अंदर ये निश्चित है कि हमें अपनी स्प्रे पंप को इस हिसाब से उसका यूज करना चाहिए भी कहीं भी वो ज्यादा नहीं हो, और उसका जो नोजल है वो प्रॉपर जो फ्लैट जेट है उस इस तरह की नोजल है जो वो हमें यूज करनी चाहिए। यानी संतुलित मात्रा जो है उसका हमें ख्याल रखना होगा। छिड़काव आप जब भी करें, और खासतौर से अभी भी आपको सावधानी इस दौरान भी बरतनी होगी, जो मास्क है वो आप ज़रूर लगा कर रखें, जिससे ना सिर्फ आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित ना हो बल्कि जो उसका असर है वो आपकी सेहत पर ना पड़े। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, ना सिर्फ केले के उत्पादन को लेकर, कपास की भी बात होगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान, जहां आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप केले की फसल का अधिक उत्पादन ले सकते हैं और साथ ही जो किसान कपास की खेती करते हैं वो कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से। फिलहाल होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमारे साथ प्रमोद जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इनका सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं होशंगाबाद जिले सिवनी मालवा में रहता हूँ। जी सर, सिवनी मालवा होशंगाबाद जिले में क्या केले की खेती कर सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रमादित्य, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, होशंगाबाद में केले की खेती हो भी रही है। कई स्थानों पर आपके आसपास में कई जगहों पर केले की खेती हो रही है और केले की खेती वहाँ हो सकती है। बस यही आप ध्यान रखें, मिट्टी का चुनाव, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए। नहीं है तो उर्वरक और खाद की व्यवस्था होनी चाहिए जी। पानी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। अन्यथा होशंगाबाद की जलवायु केले की खेती के लिए एकदम अच्छी है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर विक्रमादित्य, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब जो केला है उसके ज़रिए मुनाफा भी बढ़ने लगा है, अगर हम निर्यात को देखें तो वहाँ भी अब संभावनाएं हमें नज़र आती हैं और इस बार भी हमने देखा किस तरीके से एक ज़ोरदार उछाल जो है वो कृषि निर्यात में नज़र आया। आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएँ आप देखते हैं जो किसान केले की खेती करते हैं उनके लिए? जी, केले का तो अब निर्यात भी बहुत सुदूर यूरोप तक हमारे देश से होने लगा है जी। खासतौर से सब्जी वाले केले का निर्यात शुरू हो गया है, जो कि 1 महीने में ही फसल हमारी पहुंच जाती है यहाँ से समुद्री मार्ग से जी, जिसमें कि जो परिवहन का खर्चा कम आता है। और आने वाले समय में ये हम आशा रख सकते हैं आराम से कि हमारा उत्पादन जो है केले का वो कई अन्य देशों में भी भेजा जा सकेगा जी। तो इसमें अपार संभावनाएँ हैं और किसान भाइयों को हम ये सलाह देते हैं कि जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनसे और दूरदर्शन या इस प्रक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे अधिकांश हर एक जिले में पूरे देश में भारत सरकार ने खुलवा रखे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पर उपस्थित जो हमारे बागबानी के विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क में रहें जी। जिस तरह की तकनीकी जानकारी चाहिए और उसके साथ साथ हेलो किसान के साथ जुड़े भी रहें। जी बिल्कुल, लगातार और दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं अलग अलग राज्यों से देश के। केले की खेती के लिए मैं और बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड और एकीकृत बागबानी विकास मिशन जी
जो कि राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती है, उसमें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे सिंचाई के लिए, रोपण सामग्री खरीदने के लिए, विपणन के लिए, या टपक सिंचाई की प्रणाली जो लगाई जाती है उसके लिए ये सुविधाएं दी जाती हैं और कुछ छूट भी दी जाती है जी। तो किसान भाइयों को इस सुविधा का भी पूरा लाभ लेना चाहिए। जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके इस सब योजनाओं का भी सफल लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से आपको आर्थिक मदद जो है वो भी यहाँ पर कोशिश की जाती है, जिससे जो मुनाफा है आपका वो बढ़ सके, लागत आपकी कम हो सके और भी ज़्यादा जो आमदनी है आप ले सकें। साथ ही डॉक्टर बरार, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो क्रांतिक अवस्थाएँ हैं कपास की, उनका जिक्र आपने किया। पुष्पन की अगर हम बात करते हैं, जब जैसे ही बॉल बनना शुरू होती है, मिट्टी चढ़ाने का ऐसे कार्य करें, कितने महत्वपूर्ण हैं इस तरह के जो प्रबंधन के कार्य हैं और कितना इजाफा इनके जरिए हम मान सकते हैं कि हमारे किसान अपने उत्पादन में ले सकते हैं? अच्छा उत्पादन के लिए जैसे अपने शुरू में बात की थी, उसी हिसाब से ही अगर हम ये जैसे ही ये फ्लावरिंग शुरू होती है तो उसके लिए क्या है भी 2% हमें इसकी स्प्रे पोटेशियम नाइट्रेट की हमें करनी बहुत जरूरी है, जिसको 13-0-45 बोल देते हैं जी। और ये कम से कम ये 4 स्प्रे जब फूल शुरू होते हैं तो उसी वक्त से अगर हम एक हफ्ते के इंटरवल से, हम हफ्ते के फासले से इसकी 4 स्प्रे कर देते हैं तो उसमें हमारे फ्लावर वगैरह वो उसमें उनकी शेडिंग नहीं होगी, वो गिरेंगे नहीं और उत्पादन हमारा अच्छा होगा और बॉल साइज भी हमारा अच्छा होगा। उसके बाद में जो शुरू में फिर बात आती है उसी बात पे आधारित है भी मिट्टी परख अगर हुई है तो उसके अंदर हमें कई जगह पे ऐसा होता है कि कपास की फसल जहां कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है तो वहां बोरन वगैरह की समस्या आ जाती है, तो उसके लिए हमें बोरेक्स की मतलब यूज करना चाहिए या हमें क्या है उसकी बोरन की जो स्प्रे करनी चाहिए। इस तरीके से उसी तरह से एक मैग्नीशियम है, हालांकि हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और खास तौर पर हरियाणा के अंदर भी या राजस्थान के एरिया के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है जो वो पुअर क्वालिटी का है, जिसमें अंदर सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जिसको हम काला शोरा बोल देते हैं और एक सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट जिसको सफेद शोरा बोलते हैं। ऐसी जो समस्याएं हैं तो उसके लिए हम हर जगह ये बताते हैं भी आप पहली इरिगेशन है जो कनाल वाटर से करो, लेकिन कनाल वाटर पंजाब में भी बड़ा कम है। उसकी कमी के कारण तो हम क्या है कि पहली इरिगेशन देने के बाद में वो दूसरी जो है अंडरग्राउंड इरिगेशन देते हैं, तो हमें इरिगेशन के में ध्यान इतना जरूर देना चाहिए कि हमें रिज वगैरह पे रिज जो बनती हैं, अब जैसे रिज आपने बड़ा अच्छा मतलब मेरे ख्याल में वो बीच में आप बोले थे कि ये जो है अब कैसे कर सकते हैं। अब इस वक्त अगर हम फ्लैट सोइंग की हुई है तो हमारी जो निकाई गुडाई करते हैं उसमें ऐसे प्लो हैं जिसके अंदर क्या रिज अब भी बन सकती है, तो उसके अंदर क्या एक तो हमारे इरिगेशन बचेगी और जहां तक होता है भी रिज के ऊपर लगाते हैं तो हम अल्टरनेट इरिगेशन भी दे सकते हैं। एक फरो के अंदर इरिगेशन दे दी, दूसरी खाली उसमें नहीं दी, इस तरह से अल्टरनेट अगर देते हैं तो हमारे पानी जो एक बहुत ही बड़ा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमारे बचाना बड़ा जरूरी है। बचाने के बाद में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये कि ना सिर्फ पानी की बचत करें बल्कि जो लागत है उसको भी बचाएं। हम अलग अलग जो वैज्ञानिक विधि हैं उनको अपनाकर। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, हमारे साथ राजू दुबे जी जुड़े हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर, मेरा केले की G9 वैरायटी लगाई थी जी, वो उसका जो फूल है नीचे का जो आता है वो आधी धड़ी आती है, आधी उसमें कुछ खराब हो जाती है, चलती नहीं है वो। आधा ही आ पाता है यानी वो? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो वो क्या है कि केले की धड़ में जो फूल आता है ना वो आधा नीचे का सूख जाता है, आधा ही आता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विक्रमादित्य, क्या कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जो G9 किस्म में देखिए लगभग 10 से 12 जो एक बोलते हैं हैंड्स जो गुच्छे होते हैं, एक घेर में 10 साधारणतः, कभी कभी अगर अच्छी उर्वर मिट्टी है, जलवायु थोड़ा ज़्यादा गर्मी नहीं है, साधारण जलवायु है, तो उसमें 12 तक आपके हैंड्स आ सकते हैं। इससे अधिक जो नीचे वाले जो फूल आते हैं उनमें फल नहीं लग सकता है, क्योंकि वो अधिकांश तो जो नर फूल हो जाते हैं, जो नीचे निकलते हैं वो नर फूल होते हैं, उसमें फल नहीं बनता है जी। और चूंकि पहले जो फल लगता है जो नीचे से घेर नीचे से निकल के फिर लटकता है, तो जो इसमें कहा जाएगा जो नीचे वाले फल होते हैं उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
तो जितना हमारे पौधे में पोषक तत्व हैं वो फलों की ओर जाने लगते हैं जी। और जो नए जो फूल होते हैं नीचे होते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आपके घर में 8, 9 या 10 तक अगर हैंड्स या गुच्छे मिल जाते हैं तो वो पर्याप्त होता है। उसमें पर्याप्त पोषक तत्वों के माध्यम से जितना घर का वजन होना चाहिए जी 20-25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम तक आराम से उसी 10 हैंड से आपको मिल सकता है जी। अगर इससे कम मिल रहा हो तो हमने पहले भी बताया है कि मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इसमें खास तौर से जो हमारे बराड़ साहब से भी जो परिचर्चा में बात आई है, कभी कभी किसान भाई अधिक उत्पादकता के लालच में एक तो पानी अधिक देते हैं जी। तो पानी अधिक देने से एक तो पानी का खर्चा लगता है और बहुत से जगहों पर ऐसे है कि पानी की कमी है तो इससे खर्चा ज़्यादा लगता है और पानी ज़्यादा देने से पौधों की जो वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है, उसमें रोग और कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं जी। तो सभी किसान भाइयों को हमारा सुझाव ये है कि पहला पानी उतना ही दें जितना आवश्यकता हो जी। उसी अनुसार संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, क्योंकि अधिकांश किसान यूरिया को ज़्यादा व्यवहार कर देते हैं जिससे नाइट्रोजन मिलता है, फिर उससे भी पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होती है और रोग और कीड़ों से लड़ने की क्षमता उसमें कम रह जाती है, क्योंकि उनका जो पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा हरी रहती हैं, तो उसमें भी रोग और कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, विशेष तौर से फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग आवश्यक हो जाता है जी। तो इन सब उपक्रमों में जो फर्टिगेशन सिस्टम मतलब सिंचाई जल के साथ में उर्वरक का प्रयोग जो किया जाता है, जिसमें कि पानी भी कम लगता है जी, उर्वरक की आवश्यकता भी कम होती है, फसल जल्दी तैयार होती है और रोग और कीड़ों की जो संक्रामकता है वो भी बहुत कम हो जाती है। यानी तरल रूप में जब खाद अपनी फसल में देंगे सिंचाई के साथ साथ, तो देखिए उसके कितने लाभ आपको मिल सकते हैं। ना सिर्फ बचत आप कर पाएंगे पानी की, अपनी लागत की, बल्कि जो समस्याएं हमारी फसल में आती हैं उनमें भी कमी आ सकेगी, उनका भी आप आसानी से नियंत्रण कर सकेंगे। एक किसान भाई ने पूछा था अभी कि खरपतवार जी, तो जब पानी बहा कर नालियों में देते हैं तो उससे भी क्योंकि खरपतवारों को पानी मिलता है जी, और अगर टपक सिंचाई अपनाएंगे तो उसमें खरपतवारों को पानी नहीं मिलेगा तो खरपतवारों की समस्या भी कम हो जाती है जी। ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या देखिए, जिसके लिए लगातार अगर आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ अगर आप उपाय कर लें तो उसके जरिए भी आपकी जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं कैसे आप केले की उन्नत ढंग से खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और कपास की जो खेती करते हैं वहाँ कैसे आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यार आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर बरार का ही हम। डॉक्टर बरार, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया जो प्रबंधन कार्य हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कपास की फसल अगर इसकी चुनाई की हम बात करते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? चुनाई जो है इस पे बड़ा ही मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। भी अगर साफ सुथरी मतलब चुनाई करते हैं तो उससे रेट हमें बड़ा अच्छा मिलता है, और उसके बाद में ये स्टेपल लेंथ है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसके ऊपर रेट है जो वो मिलना है डिपेंड करता है भी कपास किस तरह से चुनाई की है। तो उसके लिए सबसे पहले साफ सुथरा कपड़ा, जिसके अंदर वो जितने भी चुनाई करने वाले हैं उनके अगर सिर के ऊपर है जो वो अगर कोई बाल वगैरह नहीं गिरे तो, और ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जहां ट्राली जो इसको कि हम शाम के वक्त जो कलेक्ट करते हैं या किसी भी रेडी पे या और करते हैं तो उस जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। तो हमें ऐसी चीजों का खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, एक मेरे जहन में ये जरूर था, आपकी बात से ही मेरे को याद आया भी जो कई बार पानी की जो इतनी किल्लत है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान या अर्जोनिंग या और स्टेट है, तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसे केमिकल का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाटर का अगर स्ट्रेस आता है तो उसके लिए हम प्लांट के ऊपर करें जिसके कि हम उत्पादन अच्छा ले सकें। और कभी भी मतलब स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए। अगर प्लांट को स्ट्रेस पानी का लगता है तो वो उसमें हमें उसी वक्त मतलब इस तरह के हमें जैसे डॉक्टर बरार, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सुरेश पटेल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले बंद कर दें। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर हमारा यह सवाल है कि हाँ सुन जी हेलो जी हाँ आप सर ये कपास में गुलाबी इल्ली आ जाती है लास्ट में। जी, कपास की फसल में गुलाबी इल्ली परेशानी का सबब इल्ली आ बनती जाती है, इसकी जी रोकथाम के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करें? जी, डॉक्टर बरार खरगोन मध्य प्रदेश से सुरेश जी जानना चाह रहे हैं, कपास की फसल में जो गुलाबी इल्ली आती है उसके लिए क्या रोकथाम कैसे उसकी हम कर सकते हैं? गुलाबी सुंडी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो गुलाबी सुंडी अगर ऐसी कोई आती है तो हमें सबसे पहले तो भी हमें जैसे लेवल है वो 250 ग्राम पर एकड़ इसकी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये सबसे जो कार्मेमेट्स ग्रुप है उसके सबसे ज्यादा इफेक्टिव या बढ़िया कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लार्विन से इसका जो पिंक स्पॉटेड बॉल और यंगर जो लार्वा है अमेरिकन बॉलवर्म, ये सभी के सभी है जो उसमें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ज़रूरी कि आप सही समय पर जो सही प्रबंधन है वो अपनाएं, सही उपाय करें जिससे आपकी जो उपज है वो प्रभावित ना हो। साथ ही डॉक्टर बरार जानना चाहेंगे आपसे और कौन से ऐसे प्रमुख कार्य जिनका ख्याल रखना होगा आने वाले समय में किसानों को, जो कि उपज को प्रभावित कर सकते हैं, उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल, एक कपास के लिए जो मेरे जहन में एक है कि इसके उत्पादन के लिए हमें बिल्कुल पंजाब के अंदर भी और एरिया बढ़ाने की जरूरत है। और हमें क्यों जो पानी ज्यादा लेती हैं ऐसी क्रॉप नहीं लगानी चाहिए। अगर हम कॉटन के साथ राय का रोटेशन रखते हैं तो आज वो टाइम आप देख रहे हो कि राया या ऑयल सीड की हमें बड़ी जरूरत है, बड़ा क्राइसिस है। वो हम तेल के अंदर भी पूर्ति कर सकते हैं। उसके साथ में अगर हम राया लगाएंगे, राया लगाने के बाद कॉटन लगाते हैं तो हमारी यील्ड भी निश्चित रूप से वो बहुत बढ़ेगी। तो हमें उसका टाइम पे सोइंग हो जाएगी, टाइम पे उसकी पिकिंग हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसे रोटेशन अपनाने चाहिए जो कि जिन पे कम खर्च और आमदन ज्यादा हो। ऐसा नहीं हो हमारे रिसोर्सेज जैसे पानी है वो बहुत बड़ा रिसोर्सेज हमारा खराब हो रहा है राइस के कारण। तो हमें इस तरह से ये कपास और राया इस तरह के रोटेशन या जिसको कहें लगातार हमें ऐसे अपनाने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी, तो देखिए जाना आपने कपास का कैसे आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे आखिर में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो किसान हैं अधिक उत्पादन भी लेते हैं लेकिन खाद्य सुरक्षा की सेहत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है केले की अगर बात की जाती है। लेकिन अगर हम खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा के लिहाज से देखें, क्योंकि केले की जो पकने की विधि है उसको अब कैसे माना जाए, क्योंकि किसान कभी कभी जल्दी लालच के लिए कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कितना घातक हो सकता है? जी, अधिक उत्पादन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जो भी हम खाएं वो अच्छा होना चाहिए, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा होना चाहिए। जी,
पहले एक आता था जो रसायन, उसे कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड बोलते थे, जिसको कि केले को पकाने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन परीक्षणों में ऐसा पाया गया है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और एक नया रसायन अभी आ गया है बाजार में, जो कि इथेनॉल के नाम से जाना जाता है। ये 2 तरह का होता है, इसको गैस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका द्रवण भी होता है, जिसको बना करके पानी में मिला करके छिड़काव भी किया जा सकता है। जी। केले की कटाई जो जब तैयार हो जाता है, फल लगभग परिपक्व हो जाते हैं, वो जो अगर दूर के बाजार के लिए करना है तो लगभग 80% परिपक्वता का, मतलब कि जब उसकी जो एक एक फल होते हैं उसमें वो 3 कोण होते हैं, तिकोना होता है, लेकिन जब वो चिकनाई लेने के लिए जब तक लेने लगे और अगर मोटा मोटा हिसाब करें तो जो घेर निकलने के बाद लगभग 85 से 90 दिन के अंतराल पर जब हो जाता है तो समझ लीजिए कि परिपक्व हो गया, तब कटाई किया जाना चाहिए। और खासतौर से भी महत्वपूर्ण कि जो बाजार की स्थिति है उसका आप हमेशा ध्यान रखें, और उसके अनुसार ही अगर आप खेती करेंगे तो और ज़्यादा लाभ और ज़्यादा उत्पादन जो है आपको अपनी फसल का मिल सकेगा। फिलहाल डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो हमारे जो दर्शक हैं वो बेहतर ढंग से जान पाए होंगे ना सिर्फ केले की उन्नत खेती, बल्कि इसके साथ साथ जो उसके प्रसंस्करण की बात करें, सब्जी के रूप में बात की जाए, चिप्स के रूप में बात की जाए, या अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केले के आटे का जिक्र भी किया हाल ही में मन की बात में, काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला विषय आप देख सकते हैं, खरीफ फसलों में रोग प्रबंधन जो है किस तरीके से आप कर सकते हैं। कल के लिए जो हमारे अगले विषय हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार। पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। और आपको बता दें, आप हेलो किसान अब डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से अब हेलो किसान कार्यक्रम या ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।